नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। अपन इस वीडियो में बात करेंगे आज मित्रों जो सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर है उसके बारे में। जो ये पेपर है संस्कृत शिक्षा विभाग का जो कि 2024 में आयोजित हुआ था, उसकी जो बात करेंगे। तो कल जो कि हमने एक और पेपर देखा था सेकंड ग्रेड 2025 का, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के है जो देख सकते हैं उसको। और देखिए मित्रों, समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो अंतिम समय में एक बार जितने भी जो पेपर हुए पिछले भर्ती परीक्षाओं में उन पेपरों को अपन है जो देखेंगे। तो उन पेपरों में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वापस से रिपीट होने की संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो अपने को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं अपने इस चैनल पर जो कि सारे जितनी भी पीसीआई भर्ती परीक्षा में हुई थी सेकंड ग्रेड की एसएसटी के जितने भी पेपर हैं वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की बिना समय गंवाए। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, आपको पता है, ऐशना समिति। क्या कहलाती है? ऐशना। आगे है दूसरा क्वेश्चन। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है? तो ये किसमें है? ये हो जाएगा आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये ऐसा किसने कहा था? बेंजामिन डिज़राइली ने है जो क्या कहा था? ये जो 1857 का विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला देखते हैं। रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर जाकर पहुंचाया? तो ये जगह आप देखते हैं, पद्मावती और सुरश्री। क्या होगा यहाँ पे? पद्मावती और सुरश्री। मित्रों, जो ये पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आप देख सकते हैं इन जो ऑप्शन है इसके सारे, उन ऑप्शन को अगर एक बार अपन देखेंगे तो उन्हीं में से है जो वापस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? तो किससे किया? ये किया आपके सैंड्रोकोटस से। किससे? सैंड्रोकोटस से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया? तो किसको कहा गया था? अलेक्जेंडर सेकंड को है जो उद्धारक जार कहा गया है। अगला देखते हैं। फ्रांस के कार्डिनल क्लब का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था? ये हो जाएगा अपना रॉबेस्पियर इसके अंतर्गत नहीं था। बाकी डेंटन, हेबर्ट, मेरांट ये सबसे, लेकिन जो रॉबेस्पियर है ये इसके अंतर्गत फ्रांस के कार्डिनल जो क्लब है उसका सदस्य नहीं था। आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किस अधिवेशन किया? ये बम्बई अधिवेशन में। किसमें? बम्बई अधिवेशन। अगला देखते हैं। मन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मन शब्द की उत्पत्ति है जो अरबी भाषा से हुई है। अगला देखते हैं। गुप्तकालीन जो पुस्तक है रोमक सिद्धांत, कौन सी? रोमक सिद्धांत। ये किससे संबंधित थी? तो ये थी आपके खगोल शास्त्र से। किससे? खगोल शास्त्र से। देखिए मित्रों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी पेपर है वो अपने चैनल पर अपलोड करूं। और पीछे हमने कल एक पेपर देखा था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक तरफ यहाँ पे क्या दिया गया है? कौन से युग में यहाँ पे सुमलित नहीं बताया गया है? वात्स्ययन पंचतंत्र, ये गलत हो गया यहाँ पे। पहला भारवी ने किरातोपनियम, हरिशयन प्रयाग प्रशस्ति, वत्स भट्टी मंदसौर अभिलेख, ये सभी सही है, लेकिन जो वात्स्ययन पंचतंत्र ये गलत हो जाएगा। पंचतंत्र है जो किसकी है? विष्णु शर्मा के। किसकी? विष्णु शर्मा के। अगला देखते हैं। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया? तो ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया था? इस्माइल खान। अपन फटाफट देख रहे हैं मित्रों क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास, और एक बार अगर इन क्वेश्चनों को अपन रिवीजन करेंगे तो बहुत जो माइंड में जो एक स्थिरता है वो बनी रहेगी, और वापस रिकॉल होने के बाद में है जो क्वेश्चन एक बार स्थायी हो जाते हैं। अगला देखते हैं। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरी हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया? तो ये किन्होंने किया? अमलानंद घोष ने किया था। अगला देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे?
तो जो अनुशीलन समिति है उससे संबंधित कौन थे, ये हो जाएंगे आपके बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। कौन, बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को क्या पुकारा जाता था, तो लेखाकार को पुकारा जाता था मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में है जो कनिष्क का नाम खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हुई आपकी मथुरा से। कहाँ से, मथुरा से। निम्न में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, तो किन्होंने की थी, ये की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने है जो नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। अगले क्वेश्चन, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, अमेरिकन जो फिलोसॉफिकल सोसाइटी उसकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी जो स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी, तो वो थी कौन सी, आप देख सकते हैं केसर ए हिंद। केसर ए हिंद है जो ये उपाधि है जो इन्होंने त्याग दी थी। जब चोरी चोरा घटना हुई थी उस समय असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, उस समय ये केसर ए हिंद की उपाधि है वो त्याग दी। अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन भारत में निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाएंगे, उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित किस जिला समूह में सबसे कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर अधिक रखता है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा अपना कोटा, जयपुर और झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू है जो ये जिला है, जो जिले हैं यहाँ पर जो कि क्या करते हैं, साक्षरता दर है वो सर्वाधिक थी 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म हवा है, गर्म हवा बतानी है अपने को, कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे गर्म हवा आप देख सकते हैं, एक ये फोन और एक सिनुक, ये जो गर्म हवा है। बाकी मिस्ट्रल और जो बोरा है ये ठंडी हवा है। मिस्ट्रल फ्रांस में और बोरा जो एड्रियाटिक तट इटली में वहाँ पे चलती है, ये दोनों है जो ठंडी है। और ये जो फोन और जो सिनुक है रॉकी पर्वत में चलती है सिनुक, ये है जो गर्म हवा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, बराकर एक सहायक नदी है, बराकर किसकी सहायक नदी हो जाएगी, बराकर दामोदर की सहायक नदी। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए, तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा किया गया था, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, राउरकेला। और भिलाई है ये हुआ था आपके रूस की सहायता से। बोकारो जो कि इस्पात संयंत्र ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। नदी को बताना है अपने को कौन सी नदी है, ये नदी की विशेषता दी गई है। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं जो कि चित्तौड़गढ़ से यह संबल नदी में भैंस रोड के पास मिल जाती हैं। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये नदी हो जाएगी बामनी नदी है जो ये जो कि इसकी सहायक नदी हो जाएगी, यहाँ से उद्गम हो जाती हैं बामनी नदी हरिपुरा गांव से। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण है, तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर है जो इससे सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार कहाँ आते हैं, तो सबसे ऊंचे ज्वार है जो फंडी की खाड़ी में आते हैं। अगला, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसराना पहाड़ी अवस्थित है, इसराना कहाँ हो जाएगी, तो जालोर और चांसोर में हो जाएगी इसराना पहाड़ी। क्रस्ट व सब स्ट्रेटम को पृथ्वी की दो प्रमुख परतें किसने मानी, तो क्रस्ट और सब स्ट्रेटम ये मानी थी आपके होम्स ने। किसने, होम्स ने मानी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी, कैलिफोर्निया है जो ये ठंडी जलधारा है। अगला देखते हैं, नुब्रा घाटी कहाँ पे है, नुब्रा घाटी हो जाएगी आपके काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पे, काराकोरम जो श्रेणी है उसमें है नुब्रा घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कौन सा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अपना कोटा में। कहाँ पे हो जाएगा, कोटा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो 5 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 4 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच से अनुमानित रेखिक दूरी है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 296 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 296 किलोमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ कितना गैप बचता है दोनों के बीच में, उसको गैप को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितने से, 111 से। तो ये जो गैप है यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, उस डिग्री को माप के आप निकाल करके उसको गुणा करेंगे। तो ये जो आपका आपको पता होगा दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखा है उनके बीच में 111 किलोमीटर होता है, तो 296 किलोमीटर हो जाएगा ये। कितना, 296 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपके चेरी ब्लॉसम कहलाती है। क्या कहलाती है, चेरी ब्लॉसम। गढ़, कोटड़ी तथा मंगरोव ये किस खनन के क्षेत्र से, तो ये जगह आपके फायर क्ले से संबंधित हो जाएगा। क्या, फायर क्ले से यहाँ है जो ये खनन होता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना हो जाएगा, पृथ्वी का औसत एल्बिडो हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा, 35%। अगला, साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है, कौन से, तो ये हो जाएगा आपका किससे,
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर, क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर के ना ये से संबंधित है, साम्य स्थापना सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो शिल्ड ज्वालामुखी का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हवाई द्वीप समूह है, ये शिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन किन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है। तो यहाँ पे जो किन्स ने उपभोग फलन दिया था उसके बारे में अपने को बताना है, ये हो जाएगा अपने यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी यानी कि धनात्मक तथा 1 से कम होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दीर्घकालीन एमपीसी अल्पकालीन एमपीसी अधिक होती है, और आय बढ़ने पर एपीसी घटती है तथा एमपीसी एपीसी से कम होती है। ये हो जाएगी, ये कितने 2, 3 और 4 ये सही है। बाकी 1 नंबर जो है मौद्रिक उपभोग मौद्रिक आय का स्तर फलन है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग की आड़ी लोच के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ओनली फॉर सी सही है, आरपीएससी ने सी सही माना है। यदि एक्स और वाई संबंधित नहीं है तो ई एक्स वाई बराबर 0 होती है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो यहाँ पे आपको दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपके सतत विकास लक्ष्य कितने हो जाएंगे 17, और जो इसके घोषणा के वर्ष है वो 2015 में घोषणा की थी, और जो लक्ष्य उपलब्धि वर्ष है 2030 तक इसको है जो अचीव करना है। ये इस प्रकार से ये इसका अरे जो 4 नंबर है ये राइट हो जाएगा। सतत विकास के लक्ष्य 17, इसके घोषणा का वर्ष है जो 2015, और उपलब्धि वर्ष है वो 2030। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी की सामान्य स्थिति ये भी कहलाती है। तो बेरोजगारी की जो सामान्य स्थिति है वो क्या कहलाती है, खुली बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है, खुली। अगला भारतीय परिप्रेक्ष्य निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें अपने को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। M2 M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये बहुलक क्या है, बहुलक हो जाएगा यह नहीं, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा अपना यहाँ पे क्या, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्तर माप है। क्या है, सुस्तर माप है। और जो माध्यिका है, माध्यिका क्या है, माध्यिका हो जाएगी ये बंटन को 2 समान भागों में विभाजित करती है माध्यिका। और जो बहुलक है, बहुलक क्या है, बहुलक हो जाएगा यहाँ पे यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। बहुलक है जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से मनरेगा के बारे में सही है, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी सर में, और इसके तहत NREP और RLAGP का है जो विलय कर दिया गया है। ये दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं अपन, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगी, जब बहुत अधिक मुद्रा है वो कम सामान का पीछा करती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने इस चैनल पर इसी प्रकार से है जो वीडियोज़ है वो आते रहेंगे, तो आप ज़रूर चैनल पर है जो जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं मित्रों पहले मैंने बोला था आपको कि मैं जो थ्योरी है SST की वो कराऊंगा, लेकिन नहीं करा पाया, और जो पेपर है उनको मैं पूरी श्योर तरीके से जो कराऊंगा, तो आप जुड़ सकते हैं निश्चिंत होकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा हो जाएगा, यदि बहुत अधिक मुद्रा, ये देख लिया हमने, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसमें निम्न में से किस संकेतक को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया, तो किसको शामिल नहीं किया, प्रति व्यक्ति आय को है जो इसमें शामिल नहीं किया, किसको, प्रति व्यक्ति आय। आप देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और आधारभूत साक्षरता, ये इसमें शामिल किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका 280 और माध्य 310 वाले मध्यम असममित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 220। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि बैंकों की प्राथमिक जमा, ये एक जो है वो जमा के बारे में बताया गया है, तो इसमें RBI ने 25,000 माना है आंसर इसका। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि सरकार X वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो क्या होगा, तो हो जाएगा अपने वस्तु जो X है का जो पूर्ति वक्र है वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ति, अगर उत्पाद शुल्क लगाती है सरकार तो ये हो जाएगा अपना क्या, जो पूर्ति वक्र है वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। अगला है, खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए मित्रों, अपन है जो ये फटाफट जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये अंतिम समय है जो कितना कीमती होता है, तो उनको सारे जो क्वेश्चन है उनको अब एक बार है जो अपन देख लेते हैं। अगला है, खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो खर्च योग्य आय क्या होती है,
खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर होती है। किसके बीच के होते हैं? खर्च योग्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के बीच के जो अंतर है वो होती है खर्च योग्य आय। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होता है? तो ये होता है आपके जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है तो है जो सरकार के बजट का घाटा जो प्राथमिक है वो शून्य होता है। अगले क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपभोक्ता संतुलन के संबंध में तटस्थ वक्र का ढाल है जो क्या हो जाएगा? बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है जब संतुलन की स्थिति होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? तो मुद्रा पूर्ति का जो सर्वाधिक तरल माप है वो हो जाएगा M1 जो मुद्रा है वो तरल हो जाएगा। किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विस्तरण करने पर मांग की कीमत लॉस क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बढ़ती है। कीमत लॉस क्या होती है? बढ़ती। जब ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विस्तरण करने पर मांग की जो कीमत लॉस है वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग की आय लॉस शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन क्या होगा? मांग में परिवर्तन नहीं लाता है तो ये जो मांग की आय है वो लॉस शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को, सही विकल्प को बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे आरपीएससी ने गलत माने। मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दी गई मांग वक्र पर विचरण से है और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के संपूर्ण मांग वक्र में विवर्तन है जो किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय या रुचियों या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। तो ये आरपीएससी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों गलत कथन बताए। एक बार में तो इस क्वेश्चन को अपन है जो बाद में देखेंगे क्या माना है, थोड़ा सा देख लेंगे अपन बाद में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसके बारे में इसमें हो जाएगा। इसमें भी दोनों कथन है जो गलत दिए गए। प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाजवाद के दर्शन के अनुरूप है और ये बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श नियमों के रूप में मानता है। ये दोनों गलत माने गए। अगले क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? मिल्टन फ्रीडमैन है जो इन्होंने लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडमैन। अगला निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत सरकार के संविधान की राज्य सूची में? तो भारत का जो संविधान है उसकी राज्य सूची में कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने राज्य सूची में प्रति व्यक्ति कर और मात्स्यिकी है। ये मात्स्यिकी और प्रति व्यक्ति कर है ये राज्य सूची के विषय में सम्मिलित है। अगले देखते हैं। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता निम्न में से कब हुआ? तो ये भारत श्रीलंका का जो मुक्त व्यापार समझौता है ये 2000 में हुआ। कब हुआ? 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन। आमंड और पॉवेल के अनुसार निम्न में से कौन से राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत हैं? तो ये जाएंगे अपने कौन से हो जाएंगे? 1, 3 और 4 यानी कि विनियामक निर्गत और वितरणीय निर्गत और प्रतीकात्मक निर्गत ये इसके अंतर्गत हो जाएंगे। आमंड और पॉवेल ने बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी राष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 352(1) में से आंतरिक अशांति शब्द है जो हटाया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संशोधन। अगला देखते हैं। यहाँ पे अपने को कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। शास्त्रीय राजनीति विचार अच्छे समुदाय नागरिकता के दायित्वों जैसे प्रश्नों से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। और जो क्या कहते हैं राजनीतिक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में फाउंडेशनलिस्ट मोड में प्रभावित हुआ, ये गलत हो जाएगा। आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य परंपरा रही है और मध्यकालीन राजनीतिक विचारक जो कि बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे, ये सभी सही है। ये 2 नंबर है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में है जो कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन है जो मिशन की स्थापना की गई? तो कोसोवो जो में है जो संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन ये हो जाएगा 1999। क्या हो जाएगा? 1999। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना? तो किसने माना था? तो ये पूरक सिद्धांत किन्होंने माना था? R.H. टोनी और C.B. मैकफर्सन ने। इन्होंने जो स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे प्रक्रिया संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के सहमति मत भी सम्मिलित होंगे। ये गलत हो जाएगा कथन।
और अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आरपीसी ने ये दोनों गलत माने हैं। अगला, निम्न में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए? तो कब अपनाए थे? ये अपनाए थे 2000 में। कब? 2000 में है जो मिलेनियम, जो MDM है, MDG है, वो अपनाए थे। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नांकित में से कौन राजनीति विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन मानता है? तो जो H. लॉसवेल है, ये कौन? हेराल्ड लॉसवेल है, जो इसको राजनीति विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन मानते हैं। कौन? हेराल्ड लॉसवेल प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन मानते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें अपने को विचार करना है, ये सभी हो जाएंगे इसमें, प्रकल्पनाएं, तथ्यों का वर्गीकरण, सत्यापन और सामान्यीकरण, ये सभी है जो इससे निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मिशन सागर, तो यहाँ पे आरपीसी ने जो क्या माना है, केवल बी सही है यहाँ पे, यानी कि ये भारत के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास अनुरूप है, ये हो जाएगा। ये जो सैन्य अभ्यास है बढ़ाने का, ये 2020 में नहीं है, ये पहले हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखेंगे अपन किस प्रकार से है ये क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, संविधान का जो 93वां संशोधन अधिनियम है, ये हुआ था आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 15 में खंड 5 की अंत स्थापना। और संविधान का जो 94वां संविधान संशोधन है, ये हो गया अपना 167 में, अनुच्छेद 167 में संशोधन। और संविधान का जो 95वां अधिनियम है, ये हो जाएगा अपना जो कि कौन सा, ये अनुच्छेद 337 में संशोधन हुआ था। और डी का हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक क्षमता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक क्षमता राज्य के दायरे से बाहर है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके इजाया बर्लिन ने। किसने? इजाया बर्लिन। BCIM आर्थिक गलियारे के में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? तो BCIM जो गलियारा है उसके अंदर कौन से देश शामिल नहीं है? तो ये जाएंगे अपने भूटान और जो मालदीव, ये इसके अंतर्गत नहीं है। चीन और बांग्लादेश ये तो है, लेकिन जो भूटान और जो मालदीव है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है अपने को। एक तरफ समिति दी गई है और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संघ समिति है उसके हो जाएंगे कौन? संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यहाँ पे बी जवाहरलाल नेहरू। और जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक जो समिति है उसके हो जाएंगे कौन? यहाँ पे हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे जो कार्य संचालन समिति है उसके हो जाएंगे यहाँ पे KM मुंशी। और जो प्रारूप समिति है इसके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सा HIV का टेस्ट नहीं है? तो HIV का विडाल टेस्ट है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने इसकी 3 विशेषताओं को उल्लेख किया, पदानुक्रम, वंशानुगत विशेषता और प्रतिकृषण। ये किन्होंने माना? ये C. बोगल ने माना। किसने? C. बोगल है। इन्होंने जाति को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाएगा, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने क्या बताया था? 3 विशेषताएं, पदानुक्रम, वंशानुगत विशेषता और आप प्रतिकृषण, ये माना था C. बोगल ने। अगला, समाजशास्त्री विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो ये जगह प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निजीकरण। इसके अंतर्गत जाति का है जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, इससे प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है। अगला, सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? तो सांप्रदायिकता का जो सात्मीकरण, कल्याणवादी, प्रतिपक्षी, प्रतिशोधवादी, अलगाववादी, पृथकवादी, ये सांप्रदायिकता का जो 6 आयाम है, ये टी.के. उमन ने बताए थे। किसने? टी.के. उमन ने। अगला, हिंदू धर्म की पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना गया? तो ये आप देख सकते हैं मोक्ष को माना है। किसको? मोक्ष को माना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रत्येक सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है? तो ये जो अपना जो कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य इसके अंतर्गत है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत है जो अपन देखेंगे कि आलोचनात्मक दृष्टि से है जो
किया जाता है और प्रत्येक सामाजिक प्रगणना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है, इसको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। अगला, मान लीजिए एक व्यापारी वह व्यापारी होने के नाते ग्राहकों, एजेंटों, आयकर अधिकारियों तथा व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है, अतः इन सब से व्यवहार करने में जो भूमिका करने का प्रतिमान है वो क्या कहलाता है? तो ये भूमिका प्रतिमान हो जाएगा। क्या कहलाता है? भूमिका प्रतिमान। अगला, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला बना? तो ये माना था आपके SF गिडिंग्स ने माना। किसको? SF गिडिंग्स ने है जो समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करने वाला विज्ञान माना, SF गिडिंग्स ने। अगला है, प्राचीन समय में परिवार में संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नियोग प्रथा। क्या कहा था? नियोग। अगला देखते हैं, किसने समाज की परिभाषा देते हुए कहा है कि समाज कार्य प्रणालियों एवं रीतियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों एवं श्रेणियों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये बताया था मैकाइवर एवं पेज। कौन हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज की ये परिभाषा है। अगला देखते हैं, ये किसका मानना है कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है? तो ये TB बॉटमोर ने माना था। किसने? TB बॉटमोर ने क्या माना था? सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है। सामाजिक वर्ग है वो औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है, ये TB बॉटमोर माना। अगला है, जाति के कार्यों को किसने दो स्तरों सांस्कृतिक और वैचारिक पर है जो विश्लेषित किया? तो ये थे आपके नर्मदेश्वर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? नर्मदेश्वर प्रसाद। सांस्कृतिक और वैचारिक पर है जो विश्लेषित किया था जाति के कार्यों को। अगला देखते हैं अपन, क्या हो जाएगा अगला, इनमें से कौन सा है जो गरीबी उन्मूलन या कम से कम इसे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में से एक नहीं है? तो ये जगह काले धन का प्रवाह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हैं रोजगार सृजन, भूमि अनुपात और वितरण न्याय इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एंडिंग करप्शन, हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे N. विट्ठल। कौन हो जाएंगे? N. विट्ठल हो जाएंगे इसके अंतर्गत। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था C.S. कुले ने। किसने कहा था? C.S. कुले ने ऐसा कहा था। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की है जो पोषिका है या नर्सरी है। H.M. जॉनसन द्वारा दिए गए 4 बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। इनमें से कौन सा बिंदु उनमें से एक नहीं है? तो ये जगह अपना नैतिक इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी अनुभव आश्रित, सिद्धांतबद्ध और संशय इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्वभाव है जो मानव स्वभाव की पोषिका है, ये किसने कहा था? ये यहाँ पे कहा था आपके जो C.S. कुले, उन्होंने। ये भी अपने देख लिया, अनुभव आश्रित, सिद्धांतबद्ध और संशय H.M. जॉनसन ने ये माने थे वैज्ञानिक विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किसका कथन है कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते? तो ये हो सकता है K.B. डेविस। क्या हो जाएगा? K.B. डेविस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? तो एकीकरण इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी प्रसार, आविष्कार, खोज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है, आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं? तो आदेश की एकता, अधीनस्थ को केवल एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा। क्या होगा? अधीनस्थ को केवल एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा, ये होता है आदेश की एकता। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहार विकल्प को चुन लेना क्या होगा? निर्णय करना है। तो ये जगह किसकी परिभाषा है? ये जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा। क्या है? 2 या 2 से अधिक संभव जो विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना है, ये हो जाएगा जॉर्ज आर टेरी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो ये जगह आपके सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का उपयोग, संघर्ष के स्थान पर मैत्री और सीमित उत्पाद के स्थान पर है जो अधिकतम उत्पाद, ये इसके अंतर्गत आता है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत। नहीं, ये जो सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास, आपको पता होगा। जो एक वीडियो है वो कम से कम 1 घंटे का बन जाता है, तो फिर क्या है कि देखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप फटाफट रिवीजन कर देते हैं एक बार तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो याद हो जाती हैं। किस विचारक ने राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया? तो ये किया था आपके वुडरो विल्सन। हेनरी फेयोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त इकाई क्रियाओं को कितने समूह बांटा? तो ये यहाँ RPC ने 6 माना। क्या माना है? 6। हालांकि आपको पता होगा जो हेनरी फेयोल पोकक है वो बताया था POC ये इस प्रकार से बताया था POC पोकक, हेनरी फेयोल ने ये बताया था।
अगला देखते हैं निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। पहले संप्रेषक आएगा, फिर संदेश आएगा, फिर माध्यम आएगा, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिक्रिया। अगला देखते हैं अपन, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए? तो ये किए थे 20 प्रतिवेदन प्रथम प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत। कौन उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे अपने सेस्टर बर्नौड, जो कि उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा जो मानवीय संबंध उपागम का मुख्य जो प्रस्ताव है वो नहीं है? तो ये जगह इसमें कर्मचारियों का निजी हित, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी अभिप्रेरण, कर्मचारियों का अनौपचारिक संगठन, व्यक्तिगत अंतर, ये इसके अंतर्गत आते। बाकी कर्मचारियों का निजी हित है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता मानवीय संबंध के उपागम। अगला है कौन जो कि भारत के प्रथम प्रशासन सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? तो ये कौन नहीं था इसमें से? वी रामचंद्रन, ये इसके अंतर्गत नहीं थे। बाकी हरिश्चंद्र माथुर, के हनुमंतैया और जी एस पाठक, ये जो प्रथम प्रशासन सुधार आयोग के इसमें से शामिल थे, ये सदस्य थे ये। और अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया? तो ये किया था आपके वजाहत हबीबुल्ला। किसको किया? वजाहत हबीबुल्ला को किया गया। तृतीय मिनुब्रुक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो कि 2008 में आयोजित हुई, जिसकी थीम थी भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन, भविष्य की लोक सेवाएं रखा गया। तो ये इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपके किरण की थी रोजमेरी ओलेरी। क्या किया था? रोजमेरी ओलेरी। 3 मिनुब्रुक सम्मेलन हुए थे, आपको पता होगा, 1968, 88 और 2008, इस प्रकार से 3 मिनुब्रुक सम्मेलन होते हैं। संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे MP फॉलेट को आरपीएससी ने माना है। हालांकि देखा जाए तो ये एल्टन मेयो भी हैं, लेकिन जो उन्होंने माना है कि अग्रदूत किसे माना जाता है, मैरी पार्कर फॉलेट को माना आरपीएससी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जो पूर्व प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार में रखा गया, और ये 6 महीने में जांच संपन्न करेगा, और इसमें 1 चेयरमैन तथा 8 सदस्य होंगे, ये सही है। बाकी इसमें 5 न्यायिक सदस्य होंगे, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता है? तो ये जगह आपका जो शासन में नैतिकता है वो चौथा प्रतिवेदन हो जाएगा। कौन सा? चौथा जो प्रतिवेदन है उसमें बताया है कि शासन में नैतिकता है। अगले क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपके 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हो जाएंगे इसमें। अगला देखते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से पिफनर, FM मार्क्स एवं LD वाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया? तो ये किया गया था आपके एकीकृत दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? एकीकृत दृष्टिकोण। FM मार्क्स, LD वाइट और पिफनर ने एकीकृत दृष्टिकोण माना था। अगला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो ने ये पुस्तक लिखी थी। मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जगह आपका जो सुख में केवल मात्रात्मक भेद होता है, ये इन्होंने नहीं माना था। दोनों माने थे, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। सुख ही मनुष्य की समस्त चेष्टाओं का मूल प्रयोजन है। सुख में परिणात्मक भेदों के साथ साथ गुणात्मक, ये लाइन वापस, अगर इसको और इसको देखा तो कितना डिफरेंस पड़ा है दोनों के मध्य अंतर को देखा अगर समझते हैं तो जो ये हो जाएगा इसका परिमाणात्मक भेद होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों माना था इन्होंने। अगला है अपना, सोक्रेटिक पद्धति के द्वंद्वात्मक कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? ये प्रश्न और उत्तर की पद्धति है। सोक्रेटिक पद्धति जो सुकरात की पद्धति है, इसको द्वंद्वात्मक कहा जाता है क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर की पद्धति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श मूलक उपयोगिता की सही व्याख्या क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सत्य, सद्गुण भी स्वतः साध्य शुभ है। ठीक है, इसमें सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सत्य, सद्गुण भी स्वतः साध्य शुभ है, ये माना था। अगला है अपना, गांधी के नीति शास्त्र में अहिंसा, सत्य और ईश्वर के संदर्भ में साध्य साधन के संबंध को बताने वाला निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है अपने को। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? ये यहाँ पे हो जाएगा, किस प्रकार से माना है यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि आप देख सकते हैं साधन, साध्य और साध्य। यहाँ पे अहिंसा को साधन माना गया है, सत्य साध्य है और ईश्वर भी साध्य है, ये दोनों साध्य है, लेकिन जो अहिंसा है ये साधन माना, अहिंसा को साधन माना गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके कठोर तपस्या व वैराग्यपूर्ण जीवन का उपदेश किस दर्शन में दिया गया? तो ये दिया गया अपने किस दर्शन में? जैन दर्शन में दिया गया है। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार मिथ्योपदेश किस गुण का या व्रत का उल्लंघन है? तो ये हो जाएगा अपना सत्य,
हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य है ये, इसको माना। जैन दर्शन के अनुसार मिथ्योपदेश किस गुण या व्रत का उल्लंघन है, तो सत्य का। अगला है अपना, अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में नैति नैतिक का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है। नैति नैतिक का प्रयोग क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है अपना, यह ब्रह्म विषय गुणों का निषेध है, यह जो कि ब्रह्म विषय और ये ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध करता है, और इसमें हो जाएगा, इसमें परिणति मौन में है, ठीक है, यहाँ पे माना है, इसकी परिणति है वो मौन में है, ये ब्रह्म विषय गुणों का निषेध है और ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध है इसमें, निर्गुण ब्रह्म में। अगला देखते हैं, कला के चिंतन से प्रेरित शांत मनोस्थिति सबसे अच्छा दृष्टांत है, ये किसका हो जाएगा, आनंदमय कोश होता है, क्या हो जाता है, आनंदमय कोश। इसमें जो प्रेरित शांत मनोस्थिति सबसे अच्छा दृष्टांत है कला के अंदर। आप देख सकते हैं, बौद्ध नीति शास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या तात्पर्य है, तो सम्यक व्यायाम का हो जाएगा शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मित्रों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने चैनल पर मैं इसी तरीके से जो वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी की थ्योरी की जो क्लासें हैं वो लाऊंगा, लेकिन वो नहीं ला पाया, लेकिन पेपर है जो वे पेपर जो मैं अपने इस चैनल पर है वो अपलोड करूंगा। अगला, बौद्ध नीति शास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम, ये आपने देख लिया, शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में कौन सी धारणा अभिव्यक्त हुई, तो इसमें हो जाएगा अपना एक तत्ववाद, एकत्ववाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नासदी सूक्त में क्या धारणा है, एकत्ववाद। निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है, तो ये हो जाएगा अपना समत्व भाव। निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है, समत्व भाव। कौन सा वेदांग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा गणित, इसमें नहीं है, बाकी शिक्षा, कल्प और संध ये वेदांग है, और जो गणित है ये नहीं है। और वेदों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो वेदों में केवल अलौकिक ज्ञान भरा है, ये केवल वाला देख सकते हैं आप, ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, यजुर्वेद में कर्मकांड संबंधी की चर्चा है, वेद अपरुष है, बाकी ये जो वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान, ये गलत हो जाएगा। कांट के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं की में निम्न में से कौन सी मान्यता सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, कर्म करने की जो क्षमता है, ये जो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, जो कि नैतिकता की आवश्यक जो मान्यता है कांट के अनुसार, उसमें आप आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व और संकल्प की स्वतंत्रता, कर्म करने की क्षमता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अगले देखते हैं, आत्मा, ईश्वर और जगत का सुनिश्चित और निर्विवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए देकार्ते की दार्शनिक विधि क्या है, तो देकार्ते की दार्शनिक विधि हो जाएगी संशयात्मक। कौन सी हो जाएगी, संशयात्मक हो जाएगी। दंड का कौन सा सिद्धांत आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है, तो ये हो जाएगा अपना प्रतिकारात्मक सिद्धांत और प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, ये आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, उपनिषद के अनुसार जीवात्मा की निम्न 4 अवस्थाएं हैं, कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। क्या, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, इस प्रकार से आप रिपीट करेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। अगला देखते हैं अपन, आत्मा की अवस्था है ये। सामाजिक विज्ञान सेक्शन में ये शिक्षण विधि आ गई। सामाजिक विज्ञान सेक्शन में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से संबंधित करना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा अन्य विषयों के साथ अगर करेंगे तो अनुप्रस्थीय सहसंबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थीय सहसंबंध। मानचित्र में किसी देश को चित्रित अंकित करना, ये हो जाएगा कौशल, क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। इसमें किसी जो चित्रित अंकित और करना है मानचित्र में, तो ये हो जाएगा कौशल है एक तरीके से। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण क्या हो जाएगा, तो विषय का अद्यतन ज्ञान। पाठ योजना के हर्बर्ट के पंचपदी उपागम में निम्न में से कौन सा सही क्रम है, तो ये अपने को सही क्रम यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर हो जाएगा कौन सा, साहचर्य, फिर हो जाएगा आपका सामान्यकरण, फिर हो जाएगा आपका अनुप्रयोग। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर माना जाता है। हर्बर्ट के अनुसार पंचपदी जो उपागम है उसमें सही क्रम बताना है अपने को, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और जो साहचर्य, सामान्यकरण और एक अनुप्रयोग, ये इसके अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो ये हो जाएगा अपना A, C और D, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति के अवसर, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, नहीं ये गलत हो जाएगा इसका। बाकी लेखन कौशल का मूल्यांकन और आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन, ये इसके अंतर्गत आता है। विचार, अभिव्यक्ति के अवसर होते हैं इसमें निबंधात्मक प्रश्नों में, और मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। लेखन कौशल का मूल्यांकन बिल्कुल सही, आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन भी होता है, लेकिन मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी इसमें। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह
वर्ग योजना जो सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि के रूप में है, तो ये जगह आपका प्रोजेक्ट या प्रयोजना, क्या हो जाएगा, नहीं प्रोजेक्ट नहीं, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति में ये ऐसा कहा गया है औपचारिक और अनौपचारिक योजना। सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति ये। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूप रेखा के, कौन सा हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं आपके स्लेट ग्लोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्लेट ग्लोब, जो सतह क्षेत्रवार जो रूपरेखा है उसको अंतर्गत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना विषय निष्ठता इसमें नहीं माना जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध के महत्व को इंगित नहीं करता, तो ये ज्ञान के पृथक्करण की बात नहीं करता, ये ज्ञान के पृथक्करण का बोध नहीं करता, पाठ्यचर्या के भार को कम करता है, तथ्यों को समझना आसान हो जाता है और ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करता है। अगला है, प्रश्नों के प्रकार के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका जो आप देख सकते हैं रिक्त पूर्ति जो प्रश्न है वो होते हैं प्रत्यास्मरण, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है वो प्रत्यभिज्ञान होते हैं, और सत्य असत्य ये भी प्रत्यभिज्ञान होते हैं। जो मिलान प्रश्न ये प्रत्यास्मरण दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, मिलान जो है ये भी प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत आएगा। प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बहुविकल्पी है, सत्य असत्य और मिलान ये इसके अंतर्गत आएंगे। बाकी रिक्त पूर्ति है ये प्रत्यास्मरण के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, एभूसरा, क्या हो जाएगा, एभूसरा, यानी कि इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत आते हैं जो कि माध्यमिक स्तर पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है, तो प्रोजेक्ट विधि हो जाएगी अपने प्रयोजनवाद पर। किस पर हो जाएगी, प्रयोजनवाद पर। अगला, समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित अनुमानित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये हो जाएगा अपना परिकल्पना का निर्माण। क्या हो जाएगा, परिकल्पना का निर्माण। मित्रों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आप देख सकते हैं कितना 40 मिनट तक हो गए, और आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 143 हो गया। 144 में आप देख सकते हैं, दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार के मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों में है जो सम्मिलित नहीं है, तो ये भूगर्भिक ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब देख सकते हैं जनसंख्या, आर्थिक और राजनीतिक इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन भूगर्भिक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भूगर्भिक जो मानचित्र है उसको कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, उप इकाइयों का विभाजन, शिक्षण सामग्री संबंधी निर्धारण, ये संबंधी जो निर्णय है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्न में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के उल्लंघन हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा प्रत्यभिज्ञान प्रश्न है वो। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्न में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के उल्लंघन हेतु उपयुक्त नहीं, तो प्रत्यभिज्ञान प्रश्न इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते। बाकी दृष्टांत, व्याख्यात्मक और वर्गीकरण ये प्रश्न ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन 147, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभवों का उच्चतम स्तर है, तो ये जगह आपका शाब्दिक संकेत। कौन सा हो जाएगा, शाब्दिक संकेत है, ये अप्रत्यक्ष अनुभवों का उच्चतम स्तर माना गया शाब्दिक संकेत को। अगला क्वेश्चन है, इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किए गए। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा हो जाएगी वेस्ले की परिभाषा। देखिए आप मित्रों, जो शिक्षण विधियों में एक दो परिभाषा आती हैं, बाकी है वो जो बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जैसे शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। ये परिभाषा वेस्ले की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संबंधित हैं, किससे संबंधित है, तो ये आप देख सकते हैं मानव से है, मानव एवं अन्य मानवों के साथ संबंधों से है, और मानव एवं उसके पर्यावरण से, सभी से संबंधित है ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, समानता इसके अंतर्गत नहीं आता। कहाँ समानता इसके अंतर्गत नहीं आती। अनुभव की संपूर्णता, गतिविधि और समुदाय से समानता ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन समानता को इसमें शामिल नहीं किया गया। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है समानता। तो ये थे मित्रों जो कि SST का जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर था, इसके 150 क्वेश्चन।
आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं जो जितने भी आरपीएससी के जो पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी के, वो अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो भी बढ़ा सकते हैं और कम करनी है तो कम कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए आप फटाफट एक बार अगर रिवीजन कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में है जो रिपीट होने की संभावना रहती है। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।